क्वेश्चन किसी ने कर लिया था, आप लोग अपने बारे में सोचें, आपके जहन में सवाल क्यों नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर 1 का आपने किया था, मैंने और आपने मिलके नोट तक बनाया था उसी का, उसके अलावा कुछ नहीं किया था, ऐसे ही है। फिर टेस्ट वापसी होने लग गई थी तो हमारे को 20-25 मिनट उसमें लग गए थे। क्वेश्चन 1 में रिक्वायरमेंट ए और बी हैं, सी ऐड करें, रिक्वायरमेंट सी ऐड करें। 31 दिसंबर 17 पर इम्पेयरमेंट लॉस आया था, कितना आया था? 2 रुपये। 30 वाला एसेट उठा के कहाँ पे ले गए थे? 28 पे, ठीक है। अच्छा, ये 31 दिसंबर 17 की कहानी खत्म। अब अगली रिक्वायरमेंट लिखें, रिक्वायरमेंट सी लिखें, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। यकम जनवरी, देखें जी, लेक्चर 1 कल कर रहे थे ना, उसमें क्वेश्चन 1 किया था, उसमें एक रिक्वायरमेंट बस ऐड करवाई है कि इम्पेयरमेंट हो जाने के बाद अगले साल डेप्रीसिएशन, आफ्टर इम्पेयरमेंट डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं, 7 साल गुजर चुके हैं, 10 साल उसकी लाइफ थी, रिमेनिंग कितनी है? 3 साल। रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 3 साल पे ही कैश फ्लोज दिए थे हमने, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन की बारी आई तो अगेन मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 100/10, 100/10 करके जो 10-10 की डेप्रीसिएशन आ रही है अगले 3 साल में, वो 10-10 रुपए की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दूं, सही है। वही ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय वही ओरिजिनल लाइफ करके 10-10 रुपए की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दूं, बोलो सही होगा ना? बेटा सही नहीं होगा, ये 3 डेप्रीसिएशन जरा ऐड तो करें। ये 30 बन रही हैं, एसेट बचा कितना था? 28 का एसेट 30 रुपए डेप्रीशिएट कर दिया आपने, यानी कि नेगेटिव एसेट आ जाएगा आखिरी साल में। इससे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में नहीं पाया जाता नेगेटिव एसेट का, नेगेटिव एसेट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन 1 खत्म। ऑप्शन 2, WDV जो 31 दिसंबर 17 पे पड़ी थी वो कितनी थी? WDV जो 31 दिसंबर 17 पे पड़ी थी इम्पेयरमेंट से पहले 30 पड़ी थी, उस 30 को रिमेनिंग लाइफ पे कर देते हैं, डिवाइड बाय 3 कर दो, वही तो आंसर सही। कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ या WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, आंसर सेम आया करता है। तो वो भी 10-10 आ गया, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये डेप्रीसिएशन के ऑप्शंस तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही 30 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर सकते हैं, ना ही ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे, और ना ही ओरिजिनल कॉस्ट को रिमेनिंग लाइफ पे कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल ही काम निकल जाएगा ना, 33 रुपए की डेप्रीसिएशन आएगी, इससे भी ज़्यादा की। तो आखिरी हल फिर वही बचता है, हाँ बोलो, जो बचा है उससे रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रीशिएट कर दो। अगर आपको याद हो, हमने ये काम 2 दफ़ा पहले भी किया है। चेंज इन एस्टीमेट आया तो हमने चेंज इन एस्टीमेट वाले दिन खड़े होके रिमेनिंग लाइफ निकाली, और फिर जो WDV थी उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रीशिएट किया। फिर हमने रीवैल्यूएशन पढ़ी तो रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली, रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रीशिएट किया। तो आज भी वही काम करना है। एसेट औकात से बाहर नजर आ रहा था 2 रुपए, हमने उसको राइट डाउन किया, इम्पेयरमेंट लॉस आया तो हम एसेट को राइट डाउन कर देते हैं। हमने 30 वाले एसेट को राइट डाउन करके कहां पे रख लिया? 28 पे। अब हमारे पास वो एसेट, आप नोट के ऊपर अगर नजर डालें कल वाले सवाल में, तो नोट में WDV कितनी नजर आ रही है? 28 रुपए। डेप्रीसिएशन की एंट्री पड़ी है, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, आपको पता है अगर अगले सालों में कभी भी ना आए तो क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग बनता रहेगा। ये 2 रुपए हमेशा आते रहेंगे जब तक कि ये एसिड ना चला जाए। तो ऐसे ही है ना, या कभी रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट ना आ जाए, ऐसा भी हो जाता है, पढ़ेंगे वो भी किसी वक्त में, ठीक है। 2-3 दिन है अभी, इसके ऊपर 4 दिन भी लग सकते हैं। तो रिवर्सल तो है, ठीक है, कभी हो जाए रिवर्सल इंपेयरमेंट का, वो देखेंगे उसका क्या करना है। तो 2 रुपए की जैसे एक्यूमुलेशन का बैलेंस आता है, ऐसे ही 2 रुपए का एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का बैलेंस आता रहेगा। ये तो 28 पे पहुंच गया। अब रिमेनिंग लाइफ 3 साल पे इस रिमेनिंग जो एसेट के अंदर बुक वैल्यू बची है, इसी को डेप्रीशिएट करना है। तो ये बात याद रखनी है। एक एडिशनल बात
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मैंने कहा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 कैलकुलेट कर दो, यानी इम्पेयरमेंट लॉस आया, एसेट राइट डाउन किया, उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद ये करें जो WDV बनी है आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, वो कितनी है 28, इसको डिवाइड कर दें रिमेनिंग लाइफ पे 9.3333। अब ये 9.33 28 रुपये डेप्रीशिएट हो जाएंगे। तो मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था, टेस्ट के अंदर एप्लीकेबल भी था। टेस्ट में 2 साल का नोट मांगा गया था, साल कौन कौन से मुझे याद नहीं रहे, 16 और 16 में हुई थी इम्पेयरमेंट लॉस हमने चार्ज किया, एसेट को राइट डाउन कर लिया। 17 में इम्पेयरमेंट नहीं थी लेकिन डेप्रीसिएशन तो करनी थी उस एसेट की। जब डेप्रीसिएशन करने की बारी आई, बेटा ये गैलरी थोड़ी छोड़ दें सर प्लीज, जब डेप्रीसिएशन की बारी आई तो भाई डेप्रीसिएशन के लिए ना ही ओरिजिनल कॉस्ट ना ही पुराने वाली WDV रेलेवेंट थी, हमें आफ्टर इम्पेयरमेंट WDV लेनी थी, उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रीशिएट करना था। कितने बच्चों ने ऐसे कर लिया टेस्ट में? वेरी गुड, मिलती जुलती बात थी। अगर 8-10 बच्चे कर सकते हैं तो बाकी भी दबा। ये असल में ना मैं आपको कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि टेस्ट के अंदर ऐसी 1-2 चीज़ें डालने का मकसद सिर्फ ये आपके ऊपर जो खाली खाना है इसको थोड़ा सा चालू करना मकसद है। आप लोग ये चाह रहे होते हैं, अगर मैं आप लोगों के दिल की बात करूं तो आप लोग ये चाह रहे होते हैं कि जो आपका टेस्ट से पहले आखिरी लेक्चर पिछले दिन लगा फुल स्टॉप, उस फुल स्टॉप से आगे की एक बात भी ना हो, जैसा हमें पढ़ाया गया फिर वैसा ही लिखा गया हो टेस्ट के अंदर, इवन एडजस्टमेंट की अंग्रेजी भी वही रखी जाए, फिर तो हम कंफर्टेबल हैं, हम टेस्ट दे लेंगे। तो फिर आप 100 सवाल करके गए तो उन 100 में से एक भी पर्चे में नहीं आना, उन 200 करके गए उन 200 में से कोई एक नहीं आना। कभी आउट ऑफ ब्लू ऐसा हो जाए कि मिलता जुलता सवाल आ जाए, ये बहुत ही कम हुआ है आईकेप की हिस्ट्री में कि मिलता जुलता सवाल बिल्कुल वैसा सवाल आ जाए, सिर्फ डाटा बदल जाए, फिगर्स बदल जाए, बाकी सवाल वैसा हो, ऐसा भी बहुत कम होता है। तो 100 सवाल करके जाने पर भी आपको 101वां सवाल मिले करने के लिए, तो दिमाग को आदत ही ना हो बगैर कुछ पढ़े उस चीज को सोचने पर, ठीक है। तो इसको सोचना बनता था। हाँ, चेंज इन एस्टीमेट वो 1.5 नंबर का नोट था, मैंने कहा डिस्कस तो करना ही है। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से देखें, आईकेप के पेपर में क्या गारंटी है कि हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें इंश्योर करके जाएं, फिर भी किसी सवाल के अंदर 1-2 एडजस्टमेंट्स ऐसी ना आए जिनकी जो पकड़ में ना आ रही हो। चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग भी आती है, नोट के अंदर भी उसका इम्पैक्ट ले लिया होगा। अब नोट कैसे बनाएं ये तो बताया ही नहीं था। अब जिन लोगों ने सिर्फ इतना तो वैसे बोला भी हुआ था कि अंग्रेजी ही लिख दिया करो जो समझ ना आए, जिन लोगों ने सिर्फ अंग्रेजी भी लिख दी होगी 1.5 में से आधे नंबर उसको मिल गए। फिर एक लाइन लिखनी थी मैक्सिमम, क्या होता है उसके अंदर लिखना होता है जी एस्टीमेट चेंज हुआ है फलां एसेट का, ये चेंज आई है, यानी कि मेथड बदल गया, वो लिख देना अंग्रेजी में जो लिखा होगा सवाल में। उसके बाद सिर्फ ये बताना होता है एडिशनल चीज़ जो आपको नहीं बताई हुई कि डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर बढ़ी है इस चेंज की वजह से या कम हुई है कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर। बस इतना सा नोट होता है। ये इंशाल्लाह कल आपको मैं समझाऊंगा, करवाऊंगा, ऐसे नहीं है कि नहीं करना, लेकिन ये एक नोट था। तो ये पॉइंट ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि चेंज इन एस्टीमेट और रीवैल्यूएशन पढ़ने के बाद आप इसको सोचेंगे, ठीक है। किसी सवाल को सोचते ना कि अब 28 बचा है डेप्रीशिएट होना, तो बहरहाल चले कोई बात नहीं, आइंदा तो सोचेंगे ना आप इसको इस तरह से, ठीक है, याद रहेगी ये बात, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन अगर आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस आप चार्ज करने लगें तो फिर उसको रिमेनिंग लाइफ पे WDV को आपने डेप्रीशिएट करना है। ये बात समझ आ रही है? चलिए भैया आपने टेस्ट दिया हुआ कोने वाले भाई, और भाई ये दरमियान Dio bus has 2 buses. Following information is available for the purpose of impairment testing. भाई बैठे हुए बच्चों को गिन लो और स्ट्रेंथ भी गिन लो। वैसे आपने इंश्योर कर लिया ना, तो बेटर होगा। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। इम्पेयरमेंट टेस्ट होता क्या है वैसे?
रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से कंपेयर करना कि कहीं बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से नीचे तो नहीं गिर गई, ठीक है। अगर नीचे सॉरी ज़्यादा तो नहीं, रिकवरेबल अमाउंट, मैं उलट बोल गया, माजरत, रिवाइंड करने दें, स्टॉप, रिवाइंड, स्टॉप, प्ले। मैं ये कह रहा था कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कहते हैं कि कहीं रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से नीचे तो नहीं चली गई, औकात एसेट की उससे नीचे तो नहीं चली गई जितना किताबों पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसको इम्पेयरमेंट, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में कंपैरिजन करते थे रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू का, ठीक है। हर साल के एंड पे लगाएंगे, हर एसेट पे लगाएंगे नहीं, इंडिकेटर्स की बात की हुई है, आपके जहनों में एक चीज डाली हुई है कि ये आएगा किसी भी दिन, ये डिस्कशन होगी। इंडिकेटर्स होते हैं कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल, उनमें से अगर कोई इंडिकेटर ट्रिगर हो जाए तो फिर हमें ख्याल आता है कि हो शायद ये हमारा फलां एसेट जो है इम्पेयर ना हो गया हो, फिर हम उसकी बुक वैल्यू तो होती है नॉर्मली हमारे पास, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालते हैं, उसकी वैल्यू इन यूज निकाल के रिकवरेबल अमाउंट हायर को कह के उसको कंपेयर करके टेस्ट करते हैं कहीं इम्पेयर तो नहीं हुआ, ठीक है, और सही है ना। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बोथ बसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 12। 31 दिसंबर 12 पर खड़े होकर कह रहा है रिमेनिंग लाइफ 3 साल। जरा यहीं पे रिक्वायरमेंट तो पढ़ लें, रिक्वायर्ड है कंप्यूट इम्पेयरमेंट इफ एनी ऑन ईच बस एज ऑन 31 दिसंबर 2012। तो 31 दिसंबर 12 के ऊपर अगर हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है तो बुक वैल्यू किस दिन की निकालनी होगी, 31 दिसंबर 12 की। फेयर वैल्यू किस दिन की चाहिए होगी, 31 दिसंबर 12 की। कॉस्ट टू सेल किस दिन की चाहिए होगी, 31 दिसंबर 12 की। फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके किस दिन पे लाना होगा, 31 दिसंबर 12 पे, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए, ठीक है। चलें आगे कहता है पॉइंट 2 में, द फेयर वैल्यूज एंड रिटन डाउन वैल्यूज ऑफ द प्लांट्स, काट दें प्लांट्स कहां से आ गए, इनको काट के बसेस कर लें, वो लिखते हुए गलती हो गई। द फेयर वैल्यूज एंड रिटन डाउन वैल्यूज ऑफ द बसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2012 वर एज फ्लोज। अच्छा, बसेस, बस 1, बस 2, कॉस्ट भी गिवन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन, WDV भी गिवन। तो स्टेप 1 होता था कैलकुलेट WDV, याद है कल लिखा था, वो कैलकुलेटेड है, ये उठा के लिख लेंगे, ना हो तो कैलकुलेट कर लिया करते हैं। फेयर वैल्यू और इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट टू सेल, क्या होती है ये, कॉस्ट टू सेल, कल गालिबन बताया था ये, ओके। अच्छा, ये फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल किस दिन की गिवन है, ऊपर लाइन में लिखा तो हुआ उसने, द फेयर वैल्यूज एंड WDVs ऑफ बसेज एज ऑन 31 दिसंबर 12 आर एज फॉलोज। ये आपने टेस्ट दिया हुआ नहीं, आपसे पीछे वाले, हाँ अच्छा जी दिया हुआ, मैं कब कह रहा हूँ जी। पॉइंट नंबर 2 हो गया क्लियर। पॉइंट 3 में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच बस, बसेज नहीं है बस कर लें, अंग्रेजी जरा गलत होगी। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच बस इन नेक्स्ट 3 years आर एज फॉलोज। एनुअल इनफ्लोज, करायाज फ्रॉम मुसाफर्स, एनुअल आउटफ्लोज, ड्राइवर सैलरी, पेट्रोल, टोकन टैक्सेस एटसेट्रा, सेल प्रोसीड्स एट एंड ऑफ ईयर 3, डिस्पोजल कॉस्ट एट एंड ऑफ ईयर 3। मिलता जुलता डाटा, मतलब कि डाटा की स्कीम वही है, बस वो डिफरेंट कर दिया थोड़ा सा डाटा, 2 बसेस ले आए हम। मैं आपके साथ बस 2 की बात करूंगा पहले, कोई नोट नहीं करेगा, साथ साथ पता ही आपको। फिर बस 2 के बाद चलें आप पहले नोट कर लीजिएगा, फिर देखेंगे बस 1 की बात, अभी कोई नोट ना करे। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस, कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस। मैं कहा था 3 स्टेप्स में इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी है। स्टेप 1 कैलकुलेट बुक वैल्यू। अच्छा जी, तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी किस दिन की है, 31 दिसंबर 12 की, ये तो गिवन है, कितनी 160
गिवन कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्शन लिखने की पेज पे या कैलकुलेटर पे भी जरूरत नहीं है, गिवन है, सवाल के अंदर गिवन। दूसरा स्टेप क्या होता है जी हमारा, कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट के बारे में आपको बताया था, ये होती है हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल। और ये किस दिन की चाहिए होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, ये भी हमें 31 दिसंबर 12 की चाहिए होगी। और वैल्यू इन यूज, ये भी किस दिन की, 31 दिसंबर 12। तो यहां से कंपैरिजन करके हम रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा हुई तो मतलब एसेट औकात से बाहर पड़ा है, इम्पेयरमेंट लॉस। और अगर दूसरी एग्जांपल याद है, साइड पे वैसे ही बोली थी, लिखी थी शायद, ठीक है, वो एग्जांपल में तो नहीं थी, ज़बानी बात की थी। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है बुक वैल्यू से तो ठीक है, फ्यूचर का गेन तो रिकॉर्ड नहीं करना होता, औकात तो बहुत है, वो बुक्स के अंदर तो उससे कम पे नज़र आ रहा है, पड़ा रहे, ठीक है, कॉस्ट मॉडल पे तो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं फिर सवाल से देखकर। बहुत सारा डाटा तो इजी सामने पड़ा हुआ है। फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सामने गिवन है जी, 150 माइनस 4 146। हाँ, वैल्यू इन यूज के लिए हमें छोटी सी वर्किंग करनी पड़ती थी। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज होती क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लो। तो वैल्यू इन यूज हमने किस दिन निकालनी है जी, 31 दिसंबर 12 की। और अभी इस एसेट की बस की लाइफ कितनी बाकी है, 3 साल, 3 साल इसकी बस की लाइफ बाकी, हम यहाँ मौजूद, ठीक है। पढ़ना शुरू किया हमने तो हमें पता चला एनुअल इनफ्लोज गिवन है, एनुअल इनफ्लोज कितने हैं जी, 31 दिसंबर 12 पे, नहीं 31 दिसंबर 12 नहीं, फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं। और अभी तक तो मेरे ख्याल में अभी तक क्या, बस हम इस लेवल पे रहते हुए बस इतना ही करेंगे, हम ईयर एंड पे ही अज्यूम करेंगे, पीरियड एंड पे ही अज्यूम करेंगे कैश फ्लो को। अगर सवाल कह दे ये स्टार्ट है तो कोई मसला नहीं, आप टाइमलाइन बनाना और स्टार्ट पे लिखने लग जाना, फिर पहले वाला नहीं डिस्काउंट होगा, बाकी डिस्काउंट हो जाएंगे, और ठीक है ना। वैसे ज़हनी तौर पे तैयार करा, अगर ऐसा हो जाए तो ओके। कौन कौन थक गया है, अभी कहाँ जी, एनुअल इनफ्लोज बस 2 की बात करनी है, 55 और अगले साल भी 55 लिखा हुआ है, एनुअल इनफ्लोज 55। उसके बाद ये भी एनुअल है, एनुअल आउटफ्लोज 5। जी वाह, बड़ी तो कमाल बस है जी, इनफ्लोज बड़े हैं, लगता है हाइब्रिड बस है, किराया नहीं लग रहा। और जी सेल प्रोसीड्स तीसरे साल के एंड पे, ये पहला साल, उसके पहला ना कहें चले, ठीक है, 31 दिसंबर 13, ये 14, ये 15, ठीक है जी। 3 रुपये प्लस और डिस्पोजल कॉस्ट जी 50 और 52। ये हमारे पास क्या आ गया है जी, ये क्या आंसर क्या है, ये जो चीज़ निकली ये क्या है, नेट कैश फ्लोज। इनफ्लोज भी लिखने की जरूरत नहीं है, नज़र आ जाएगा उसको कि नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ ऊपर, इनफ्लोज के साथ हमने नेगेटिव नहीं लगाया था, आउटफ्लोज का लगाया था, तो नेट पॉजिटिव है बस, नेट कैश फ्लोज। अगली बात, कल आपको समझाया था, इस 50 को 1 साल वापस लाओ, रेट के साथ 1 पॉइंट, लेट से 10%, लेट से क्या
यहाँ पे भी 10% ही है, 12 लिए बाद में देखते हैं अगली लाइन। 10% रेट अगर लगाना हो तो इसको 1.1 रेज़ टू पावर -1 करेंगे, इसको -2 करेंगे, इसको माइनस, ठीक है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट, सवाल की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। कहता है पॉइंट 4 में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑन अ प्री टैक्स डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10% फॉर ईयर 1, 2 एंड 3 आर 0.909, 0.826 एंड 0.751। अगर याद हो क्यूएम में, क्यूएम की बुक के एंड पे शायद आपको नज़र भी आता हो, एक एन्युटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल बने होते थे ना जी। तो वो ये वही फिगर्स हैं। हुआ क्या है, आपके लिए आसानी हुई है और कुछ नहीं हुआ। ज़रा कैलकुलेटर उठाएं। 10% रेट है अगर, तो लिखें 1.1 सब लिखें 1.1 रेज़ टू पावर -1। आंसर इज 0.909 लिखा हुआ है। रेज़ टू पावर -2 0. यानी अगर 1.1 रेज़ टू पावर -1 करें तो उसका आंसर क्या आता है 0.909। और अगर 1.1 रेज़ टू पावर -2 करें तो, और अगर 1.1 रेज़ टू पावर -3 करें तो 0.751। बस ठीक है, काफ़ी। तो ये फॉर्मूला हम लिखते थे जी 1.1 रेज़ टू पावर -1 फिर इंटू 50। उसने कहा क्यों इतने तंग होते हो, ये वाला काम मैं करके दिए देता हूँ ना आपको। आप सिर्फ 50 को आप 1.1 रेज़ टू पावर -1 इंटू 50 करें या 50 इंटू 0.909 करें, एक ही बात है ना। तो उसने हमें क्या दे दिया जी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया सवाल। तो बस हमने ईयर 1 के एंड पे वही लिख लिया जो उसका था, ईयर 2 के एंड पे 0.826 और ये 0.751। बात समझ आ गई है। डाटा कैसे दिया हुआ था, छोटी छोटी चेंज हर दफ़ा बंदा कर लेता है क्वेश्चन के अंदर। प्रैक्टिस भी होती जाती है, सीखते भी जाते हैं हम। नहीं, ये मल्टीप्लाई करना है। ये इसको ए कह लो, इसको बी कह लो। अब मैं निकालने लगा हूं दरअसल प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं कर लूंगा a इंटू बी। बात समझ आई है जी। 46 कर लेना, 46 कर ले, कोई बात नहीं। 41 39 कोई बात नहीं, खैर है। इसका टोटल करें, बहुत फर्क आना है जी वैसे। 125.6 अच्छा जी देखें, बहुत फर्क है ना। करीब होता ना अगर 146 के तो मुझे टेंशन होती यार, राउंड कर दिया है, आधा रुपया ऊपर नीचे हुआ है, तो बहुत करीब होता तो फिर टेंशन थी। अभी कौन सी टेंशन है, राउंड करके प्लस माइनस 1-2 रुपये हुए पड़े होंगे यहाँ पे, और वहाँ पे फिगर 146 फ़र्क ही बड़ा है। हमने तो कंपैरिजन करना है, 146 सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने आकर लिखा 126 जी। रिकवरेबल अमाउंट हायर होगी, वो क्या है जी 146। अब हमने अपने एसेट की तरफ देखा और उसकी औकात की तरफ देखा। पहले एसेट को देखा, फिर उसकी औकात को देखा, और हमने उसे क्या कहा, औकात में रहो अपनी, कहते थे ना, अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी किताबों में एसेट नज़र आ रहा है 160 पे, उसकी मैक्सिमम जो औकात है वो 140। वो हमें मैक्सिमम फ्यूचर में क्या ला के दे सकता है 146। तो वो फ्यूचर का लॉस स्टूडेंट्स कहते हैं आज रिकॉर्ड करो, ठीक है। एसेट को औकात में लाओ, तो फ्यूचर का लॉस कितना है, फ्यूचर का लॉस है तो आज ही रिकॉर्ड करो। इस लॉस का नाम इम्पेयरमेंट लॉस। रट्टा लगाना हो तो लगा लेना, वैसे मेरा तो दिल नहीं करता। रट्टा लगाना हो तो लगा लेना कि अगर बुक वैल्यू ग्रेटर हो रिकवरेबल अमाउंट से, देयर इज इम्पेयरमेंट लॉस, और अगर बुक वैल्यू लेस देन हो रिकवरेबल अमाउंट तो देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। कल बात की थी, इम्पेयरमेंट गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, रिवर्सल की बात करेंगे,
फिर किसी दिन 1-2 दिन में देखेंगे। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट तो होगा, यानी रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस तो हो सकता है, पर रीवैल्यूएशन गेन नहीं हो सकता। तला थक गए हो? अच्छा नहीं थक। क्यों नहीं टेस्ट दिया तुमने? अच्छा क्यों एब्सेंट थे तुम? है सही छोटा भाई तुम्हारा। अच्छा बैठ जाओ। मेरी में इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ये मुझे IMP भी नहीं लिख सकता, वरना आप इसको इम्पोर्टेंट लॉस कहने लग जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लॉस। अच्छा जी, अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाना चाहूँ और इनकम स्टेटमेंट भी, चलो इनकम स्टेटमेंट चलो बना लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास फॉर द ईयर नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, पता नहीं किस रेट से डेप्सिट हो के यहाँ तक आया, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन नहीं है, तो रिक्वायर्ड भी नहीं था। रिक्वायर्ड होती इनकम स्टेटमेंट तो उसने डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन दी होती। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पता नहीं है कितना है तो सही, वो होकर ही चार्ज हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहुंची होगी 40 पे। हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ पे पहुंची हुई है? 40 पे। 31 दिसंबर 12 पर 40 की एक्यूमुलेटेड बस 2 की नज़र आ रही है ना, ये 31 दिसंबर 12 तक की डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद ही आई होगी ना। अब वो कितनी थी मुझे पता नहीं है, वरना मैं लिख देता, ठीक है। हाँ जिस चीज़ का पता है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, एंट्री रिक्वायर्ड नहीं थी, जस्ट ये फिगर कैलकुलेट करना रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन में। मैं तो वैसे ही बात आगे ज़रा बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी। इम्पेयरमेंट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं, इम्पेयरमेंट कितना 14। बैलेंस शीट अब मैं नोट नहीं बना रहा, मैं यहीं पे आपको एक्सट्रैक्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। बस 2 की बात चल रही है, ये सारी बस 2, वो देखो ऊपर बस 2 की हेडिंग है, ये बस सारा कुछ बस 2 के बारे में हो रहा है, ठीक है। अज्यूमिंग बस 1 है ही नहीं हमारे पास। बैलेंस शीट में एसेट की कॉस्ट 200 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी 40 लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कितना 14, तो बुक वैल्यू 140। औकात पे ही लाए थे ना, याद है कल नोट? कितने बच्चों को याद है? ये बात खराब, ये परेशान तो नहीं कर रही? ये बात है, ये बात परेशान कर रही है किसी को? हाथ खड़ा कर। कल यही चीज तोड़ तोड़ के लिखी थी, पूरा नोट बनाया था हमने, कॉस्ट का ब्रेकअप भी दिया था, ओपनिंग प्लस एडिशन लेस डिस्पोजल क्लोजिंग, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लेस डिस्पोजल क्लोजिंग, फिर इम्पेयरमेंट लॉस का ओपनिंग प्लस इम्पेयरमेंट लॉस क्लोजिंग, ठीक है। अब उनको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट करके हमने 146 निकाला था, ठीक है। कुछ तफसील में मैं नहीं पढ़ा। अच्छा ये कौन सा साल है? 2012। वैसे ये है तो खिलाफ वर्जी IS1 की प्रेजेंटेशन की, पर माफ़ कर दें मुझे, और मुझे ये बताएं क्योंकि कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ी बहुत अगर हैंकी पैंकी हो जाती है तो। 2013 की अगर मैं आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की फिगर चाहूँ तो निकाल लोगे? डिस्कशन हो चुकी है हमारी, उधर डिस्कशन की तरफ नहीं देखना, कैलकुलेटर को देखना है और सवाल को देखना है। भाई मेरे सवाल की समझ आई है? बस 2 अगर अगले साल चले तो कितनी डेप्रिसिएशन पूरा साल चलने के बाद उसकी चार्ज होगी? बोले 160 डिवाइडेड बाय कितने साल, कितने बाकी? 3। 160 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे ना? 146 डिवाइडेड बाय 3 कितना? बस 48.7 कर देना, फिर जरा बराबर भी हो जाए ताकि तीनों का, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 49 भी कर दे तो 1 रुपया ऊपर चला जाएगा। ये कैसे आया जी? 146 डिवाइडेड बाय 3। ये बात समझ आई है? अगले साल कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगी तो नील, ये जरा देख लो, अगले साल कोई इम्पेयरमेंट नहीं तो नील।
अगले साल भाई कॉस्ट तो अपनी जगह ही थी, ये 40 प्लस 48 ये तकरीबन बन जाएगा 88.7, ऐसे ही है। ये 14 अपनी जगह कायम रहेगा। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग एक्यूमुलेशन की तरह से है ना, लेजर है ना। ओपनिंग पर भाई 12 में क्लोजिंग एक्यूमुलेशन 14 रुपये आई थी, बोलो ये अगले साल का ओपनिंग बनेगा। फिर दोबारा इम्पेयर नहीं हुआ तो उस साल कुछ बढ़ेगी नहीं, कुछ कमी इसमें होती नहीं है। क्लोजिंग फिर वही, फिर ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, फिर ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, हत्ता के कोई रिवर्सल आ जाए तो अब देखेंगे क्या करना है, या दूसरी सूरत है एसिटी बिक जाए। ठीक है, ये बात समझ आई है? 90 ओके, वैसे 89 का ही लेना चाहिए। ओके, ये बात समझ आ गई है? चलें इसको वैसे नोट करने वाला काम सिर्फ इतना ही था। ये देखें, वैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होनी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन मुझे उसका पता नहीं है। ये कौन सा साल है? 31 दिसंबर 12। ये एंट्री वैसे पहले होती है लॉजिकली देखा जाए तो, 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन वाली। ठीक है, ये 12 की एंट्री होनी थी, मुझे डाटा नहीं अवेलेबल था कि मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल सकता। और अगर 13 की डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी होगी तो वो 48.76 होगी। भाई समझ आई है तो हाथ खड़ा कर दें, जितनों को समझ आ गई वो हाथ खड़ा कर दें। हाथ खड़े रखे, मैंने देखना है जो हाथ नहीं खड़े कर रहे उनको पूछूंगा कि क्यों नहीं समझ आई बेटा आपको, लेकिन गिन के रखने हैं हर बेंच, ताकि वो जिसके पास हैंडआउट्स पहुंचे वो आगे ना चलाएं जी। फिलहाल इनकी ज़रूरत अभी नहीं है, अगले 2 4 5 मिनट प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अभी हैंडआउट्स आगे ना चलाइएगा। जिसके पास सामने रख दिए गए हैं वो अपने सामने रख ले, ज़रा टाइम से हो जाएगा उस वक्त। अच्छा जी, बांट भी लें, शक्लें बना रहे हैं बच्चे देख, बांट लें जी, बांट लें, शोर हो जाएगा, ज़रा पूरे भी आए या नहीं जल्दी से। लेकिन ये हैंड आउट उल्टा के रख लें, इसको पढ़े ना, अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं कोई भी चाहिए। कितने बच्चे अभी तक नोट कर ही जा रहे हैं? या अल्लाह, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम अक्सर लोगों ने सुना होगा। उनके बारे में आता है कि वो कहा करते थे कि जो मदरसे के तुलबा होते हैं, दीनी मदारिस के तुलबा होते हैं, उनके लिए कामयाबी का दारो मदार 100% अदब है। 100% अदब, अदब करेंगे तो कामयाब अल्लाह उनको कर देते हैं। अदब शर्त है 100%। किसका अदब जी? साथिज़ा का अदब, कुतब किताबों का अदब, और जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं अगर कोई लिखने के लिए चीज़ें इस्तेमाल, यानी कि जो यूटेंसिल्स हैं पढ़ने के लिए लिखने के लिए, उनका अदब और इसातिज़ा का अदब वो करते हैं तो उनको अल्लाह कामयाब कर देते हैं। उनकी कामयाबी का 100% दारो मदार अदब पे है। तो फिर किसी पूछने वाले ने पूछा, ये जो असरी तुलबा होते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो तुलबा होते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? तो वह मान लगे कि 50% तो इनका भी इसी कामयाब, 50% ही पासिंग मार्क्स है ना, 50% तो इनका भी इसी पर ही दारो मदार है। क्या मतलब? मतलब अपनी किताब जो आपके पास हो उसका अदब करें, जिस किताब से पढ़ते हैं, जिस रजिस्टर पे लिखते हैं उसका अदब करें, जिस कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करते हैं उसके साथ ऐसे नहीं सलूक रवा रखा करें। जाते हैं किताब यूँ फेंकी, किताब के ऊपर जो है वो पाँव रख के गुजर रहे हैं, पता नहीं है क्या चल रहा है, ऐसे नहीं करना। इससे नहीं परेशान होना ये कौन सा जी कोई दीन की किताब है जी, ऐसे नहीं, किताब है बहरहाल आपकी, ठीक है,
तो कोशिश करेंगे ना सारे इंशाल्लाह। फिर पढ़ना भी है पास होने के लिए। ये ना सारी किताबें उठा के ऊपर अलमारी के, अल्लाह माफ करे, कुरान पाक की तरह रख दो, ठीक है, फिर मुड़ के उठाओ ही ना। ऐसे भी नहीं करना, अदब करना है, छोड़ नहीं देना। अच्छा जी, उम्मीद है नोट हो गया होगा। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी नोट किया। ओके, बस 1 के लिए आपके पास बस 3 मिनट है। बस 1 का इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें बस 3 मिनट में। तो मुझे मिल गए, आपने तो मेरा त्रा ही निकाल लिया। एक ही त्रा था, आपने वो भी निकाल लिया। रिकॉर्डिंग तो होगा ना, ऐसे लोगों को पता ना लगे कि ये क्लास में ऐसी बातें करते हैं। ओहो, 3 मिनट में से सिर्फ 2.5 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट रह गया। हाफ टाइम इज ओवर। स्पीड अप, स्पीड अप। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट बगैर सोचे भी होने लग जाए, तेजी आ जाए इसमें। दस मिनट। स्टैंड अप। एक तो तुम लिखते हो उल्टे हाथ से, ऊपर से उल्टा लिख रहे हो। किधर गया सोल्यूशन इसका? जरा मेरी नजर के सामने करना है इसको। ठहर जाओ, ठहर जाओ। तुमने ये लफ्ज बोला ही क्यों? टाइम इज ओवर। अप एंड ओवर। कितने बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन? चलो, कुछ इम्प्रूवमेंट तो आई स्पीड में। तो गेन लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करना। हाँ जी, कितना लॉस आया? गेन आया है। क्यों? दोनों बराबर हैं, बराबर आ गए हैं दोनों।
बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट बराबर आ गए, तो फिर कैसे कुछ भी नहीं आया? इम्पेयरमेंट लॉस या तो होता है या नहीं होता, इम्पेयरमेंट लॉस या है या नहीं है। इम्पेयरमेंट गेन का नाम भी नहीं लेना, ठीक है? ये नहीं कहना इम्पेयरमेंट गेन है और हमने रिकॉर्ड नहीं किया। भाई क्या बात कर रहे हो, इम्पेयरमेंट गेन हो ही नहीं सकता, ठीक है? डरा लिया मैंने बच्चे को। ओके, बस बस 1 बुक वैल्यू बता दो 220, फेयर मार्केट वैल्यू 210, 7 203 उस। अच्छा जी ठीक है, 105 एनुअल, 11 एनुअल, 8 सेल प्रोसीड्स हैं और इसका जी औकात 238 और एसिड किताबों में नजर आ रहा है 220 पे, तो कुछ नहीं करें, तो औकात में ही मौजूद है। फ्यूचर का गेन है, फ्यूचर के गेन को आज रिकॉर्ड नहीं किया करते, यहाँ पे कभी भी गेन नहीं आ सकता यहाँ पे, यानी कि ये एंट्री ही कोई नहीं है। और डेप्रीसिएशन का तो वही मसला है, अगेन एंट्री तो होनी है लेकिन उसका इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि हम उस साल की डेप्शन अलग से, उसने 31 दिसंबर पे लाकर हमें डेप्शन निकाल के दे दी जी। डेप्रीसिएशन का तो पता नहीं है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, मैं क्रॉस नहीं लगा रहा, ठीक है? हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस कोई नहीं, ठीक है? कॉस्ट कितनी थी बस 1 की 300, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस नामी कोई चीज़ नहीं है। ये कितने में नज़र आ रहे हैं? 200, ठीक हो गया। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी आ जाए ना, अगर इम्पेयर हुआ ही नहीं तो अपनी बुक वैल्यू पे ही मौजूद है, तो भाई अगर बुक वैल्यू मौजूद है तो या तो ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ कर दो या बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कर दो, दोनों का आंसर सेम होता है। ये बात समझ आती है आपको जो मैं करता हूँ? भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्शन बराबर होती है ना, मतलब हम क्या कहते हैं, हर साल कॉस्ट को डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ से, ठीक है, तो बराबर डेप्शन होगी। अगर हम हर साल WDV पे आकर रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करने लग जाएं तब भी हर साल की डेप्रिसिएशन बराबर होगी। जैसे चलें छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने एक एसेट खरीदा 100 रुपये का, डेप्रिसिएशन रेट है 10%, डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो आपने किया 100 डिवाइडेड बाय 10, आंसर 10, 90 आया। WDV है ये। फिर आपने डेप्रीसिएशन वही पुराना काम कर रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 10, 80। एक और कर लें, फिर डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट की तो 100 डिवाइडेड बाय 10 और 70, ठीक है जी। अब ये तो मैंने हर साल जाकर ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल यूजफुल लाइफ से डिवाइड किया, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेटर उठा लें, रीसेंट WDV को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करने लग जाऊं, जैसे पहले साल तो कुछ है ही नहीं, पहले साल तो रिमेनिंग ये WDV कॉस्ट एक ही बात है, ठीक है, तो कैलकुलेटर पे 100/10 वैसे ही आएगा। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 10। ऑनवर्ड्स मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 90 को 9 से डिवाइड कर दिया, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से, आंसर इज
फिर आगे मैं एक साल और आगे गया, बुक वैल्यू 80 थी, रिमेनिंग लाइफ 8 थी, तो आंसर फिर 10। ठीक है, तो कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड करो, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड कर दो, या WDV को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दो, डेप्रिसिएशन सेम ही आया करती। तो ये बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा था कि अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब कैलकुलेट करना हो तो इम्पेयर तो हुआ ही नहीं, तो जो बुक वैल्यू है उसी पे ही पड़ा है, डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हैं। कितनी? ठीक है 73, इम्पेयरमेंट है कोई नहीं, कॉस्ट छोड़ो बस, ठीक समझ गए हो आप लोग। ठीक है कि इम्पेयरमेंट हो जाने के बाद अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़े तो वो किस पे करते हैं? WDV पे। अब अगर इम्पेयर हो गया तो WDV नीचे आ चुकी होगी, और अगर इम्पेयर नहीं हुआ तो ठीक है, क्लियर है? चल ओके, सवाल कर रहे थे ये हो गया। ओके, अब हैंड आउट ओपन कर नंबर 2। आज हम डिटेल्ड डिस्कशन इस दूसरे क्वेश्चन में करने लगे हैं, वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन में। वैल्यू इन यूज़ के अंदर कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज यूज़ होते हैं। ठीक है, डिस्काउंट रेट यूज़ होता है, फिर कोई ग्रोथ रेट अगर यूज़ करना पड़े प्रोजेक्शन बनाने के लिए, तो ये कुछ बातें वैल्यू इन यूज़ से रेलेवेंट हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर फोकस है। अगेन मैंने आपको बताया था कि इम्पेयरमेंट हम पढ़ चुके हैं, इम्पेयरमेंट हम पढ़ चुके हैं, इम्पेयरमेंट वही रहनी है, बस चीज़ें कुछ मुश्किल होती जाएंगी। जैसे अब हो सकता है कल के लेक्चर के अंदर मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर बात करूं, आधा घंटा लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। ठीक है, बुक से हम देखेंगे। मैंने पिछली क्लास में तो कह दिया मुझे याद करवाना है, तैयब आपने ही याद करवाना है इस क्लास में भी, कि इनको डिस्क्लोजर बुक से IS 16 के रीड करवाने थे, वो रह गए अभी। बहरहाल तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के अंदर क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ नहीं आना चाहिए, स्पेसिफिकली अभी एक एक बात के ऊपर हम तफसील से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस टॉपिक से सवाल बने तो वो कोई 7-8 नंबर का बनना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता, या उसकी एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आपको कल टेस्ट में नज़र भी आ गई थी। एप्लीकेशन तो फिर इस तरह थोड़ी सी होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। ये इतना सवाल वो नोट के सवाल के अंदर तो इतना डाल नहीं सकता इम्पेयरमेंट के बारे में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सवाल 7-8 नंबर का आ सकता है। तो बस अब उन्हीं सवालों की तैयारी इंशाल्लाह हम अगले 2-3 दिन करते रहेंगे। ठीक है, वरना बेसिक इम्पेयरमेंट तो शायद आज की क्लास के बगैर भी मैंने आपको पढ़ा दी थी कल तक ही। अब जो बाकी इम्पेयरमेंट है वो बस एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। भाई किसी को बुला के ये तो सही करवा दें, सही नहीं चल रहा। ठीक है, तो अगेन हमारे स्टेप्स वही 3 हैं इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के। कैलकुलेट बुक वैल्यू, सेकंड कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर, बेटा फेयर जी, फेयर मार्केट वैल्यू, फ्यूचर नहीं है ये, फेयर है, फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ठीक है, क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। इस डाटा में से जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं वो लिखते चले जाएंगे। A company purchased a machine costing rupees 1800 on 1 जनवरी X3 2003 कह लेंगे। ठीक है, on 1 जनवरी 2003। It has a life of 8 years. The fair value on 31 दिसंबर 5 is as follows. 1 जनवरी 3 को खरीदा था इसे, 31 दिसंबर 3, 31 दिसंबर 4 और 31 दिसंबर 5 तक 3 साल गुजर गए, और उस दिन आकर वो फेयर वैल्यू दे रहा है और इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट टू सेल दे रहा है। ये इस दिन क्यों दे रहा है फौरन खटके हम, ये असल में ना जब भी रिकवरेबल अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज नाम की कोई भी चीज़ आती है ना, ठीक है, ये
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये वैल्यू इन यूज, ये दो अल्फाज जब भी हमें कहीं नजर आते हैं सवाल में फौरन हम ठटक जाते हैं कि ये तो शायद IAS 36 की इम्पेयरमेंट वाला इशू आ गया है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू कर देते हैं डाटा। बहरहाल रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, ये क्वेश्चन की बी रिक्वायरमेंट ना मैंने 6 और 7 की पूरी नहीं की थी। ठीक है, तो ये देना आपको। ओके, 31 दिसंबर 6 और 7 की मैंने पिछली क्लास में नोट नहीं बनाया और उसकी जो है एंट्रीज भी शायद सारी नहीं की, लेकिन ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। ए रिक्वायरमेंट पढ़ लें। असल में 31 दिसंबर वो कह रहा है कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस एट 31 दिसंबर 2005, इसीलिए तो 31 दिसंबर 2005 की उसने फेयर वैल्यू दी और कॉस्ट टू सेल दी। चले इतना काम तो कर लें, क्योंकि आगे तो कैश फ्लोज की भरमार नजर आ रही है, तो इतना काम पहले कर लेते हैं, आसान आसान काम कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है जी? बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किस दिन? एज ऑन 31 दिसंबर 15। अच्छा 5 से कह लें, XY भी ठीक है, नहीं मोड़ना तुझे। इम्पेयरमेंट लॉस 31 दिसंबर 5 पे चाहिए। मैं 5 और 15 दोनों ही नहीं बोलता, X5 है। ठीक है, 31 दिसंबर X5 पे इम्पेयरमेंट चाहिए। 31 दिसंबर X5 पे हमें मिला हुआ है रिकवरेबल अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का डाटा मिला हुआ है। वैल्यू इन यूज निकाल कर रिकवरेबल अमाउंट भी हमने उसी दिन निकालनी है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी एज ऑन 31/12। ठीक है जी, और वैल्यू इन यूज भी एज ऑन 31/12। तो बस ये इम्पेयरमेंट बस इतनी सी है, बस ये बातें याद रख लेनी। ठीक है, एक ही डेट पे ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है जी, चले अब सबसे पहले तो बुक वैल्यू गिवन है नहीं है, तो आज सबसे पहले बुक वैल्यू पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी, थोड़ा सा हल हल करके खाना पड़ेगा आपको। तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी। वो कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। कॉस्ट कितनी है? 1800 और यूजफुल लाइफ कितनी है? 8 years। और कब खरीदा था? 1 जनवरी 3 पे। और कहाँ खड़े हैं? 31 दिसंबर 5 पे। तो कितने साल गुजर गए? तो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड ही है ना, कहीं लिखा ना हो तो यूजफुल लाइफ गिवन हो, स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करेंगे। तो इधर देखें 1800 माइनस 0 भी लिख देता हूँ, अगर होती रेजिडुअल वैल्यू तो वो भी माइनस करते। स्ट्रेट लाइन मेथड डिवाइडेड बाय 8, ये तो आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू 3। नेट बताना है 1800 में से माइनस करके जी, क्योंकि मैंने तो लिख दिया ना यहाँ पे 1125। ठीक है, रुपीस इन मिलियंस तो नहीं ना चल रहा? ठीक है जी, 1125 है हमारी बुक वैल्यू। वर्किंग करना चाहें तो वर्किंग कर लें, मैंने कहा सादा सी वर्किंग है, ये ब्रैकेट में कर लें, टाइम बच जाएगा। ठीक है, ओके आगे चले जी। तो कहता है द फेयर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 5 इज एज फॉलोज। फेयर वैल्यू है 800, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट टू सेल ये है 20, तो 800 माइनस 20 आंसर इज 780। उसके बाद वर्किंग करना पड़ेगी हमें वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन के लिए। अच्छा जी, हमने वैल्यू इन यूज निकालनी है, ये भी किस दिन?
एज ऑन 31/12/X5, यानी यहां पे हम मौजूद होते थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे कह क्या रहा है। अच्छा, 8 साल लाइफ है और 3 साल बाद हम यहाँ पे खड़े हैं, तो बकाया ज़िंदगी कितनी है ना भी बताए तो 5 साल। अगर खुद बता दें तो फिर वो ले लें। ठीक है, तो 5 साल बाकी हैं, तो 5 साल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। 1 2, उम्मीद है नज़र आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है नज़र अभी तक? आने तो करीब हो जाना थोड़ा सा इस तरफ में। 3 4 और 5। अब हमारे पास ये 5 साल हैं, लेकिन एक बात अगर आप गौर करें तो नीचे जो डाटा गिवन है, फॉलिंग फ्यूचर कैश फ्लोज डाटा इज अवेलेबल बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स मोस्ट रिसेंटली अप्रूव्ड बजट्स, और उसमें 20x6, 20x7 और 20x8 का डाटा सिर्फ गिवन है। यानी पेपर में टाइमलाइन ना बनाना, यही हेडिंग्स बना लेना, नो इशू। ठीक है, ये ज़रा इजीली समझ आ जाता है। कॉलम्स भी बना सकते थे हम, बस सिंपली ये टाइमलाइन ज़रा इजीली समझा देती, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये गिवन है, लेकिन मसला ये है कि उसकी लाइफ तो अभी 20x का भी था, कर लो 15 या 5। ठीक है, बहरहाल ये 5वां साल है। ठीक है, अब हमारे पास डाटा गिवन है 3 साल का, लेकिन यहाँ पे कोई पता नहीं है हमें। तो चलें देखेंगे, सवाल के अंदर देखेंगे, कोई ना कोई तो जुगाड़ लग ही जाएगा। फिलहाल बात शुरू करते हैं, 1 बाय 1 देखना शुरू करते हैं इन चीज़ों को, कौन सी चीज़ रेलेवेंट है कौन सी नहीं है। जब स्टैंडर्ड की बातें पढ़ने जाएंगे तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें स्पेसिफिकली लिखी हुई मिल जाएंगी। अभी ज़रा प्रैक्टिकली एक बार देख लें इन चीज़ों को। वैल्यू एंड यूज़ की डिस्कशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ी होंगी इंशाल्लाह ये। ठीक है, पहले आउटफ्लो था, तो चलो पहले आउटफ्लोज की बात ही कर लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है जी? मशीन को मेंटेन करने की कॉस्ट है। क्या ये हमारे लिए, हमारे डिसीजन के लिए, हमारी ये जो मशीन है इसके लिए ये कैश आउटफ्लो होना चाहिए? नहीं मत करो, होना चाहिए भाई। मेंटेन नहीं करोगे तो चलना बंद हो जाएगी, अगले 5 साल चलेगी कैसे? भाई आप गाड़ी को मेंटेन कर रहे हो, मैंने कहा था रिपेयर मेंटेनेंस कराओगे, आप उसको पेट्रोल डाल रहे हो, ये सब खर्चे ले रहे हो ना, रेलेवेंट खर्चा है ना। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल टिक कर लें, रेलेवेंट आउटफ्लो है, हम अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर इसको कंसिडर करेंगे। आगे है ऑपरेशनल कॉस्ट, बिजली पानी मजदूरी जी। एन को बाद में पढ़ते हैं, नोट बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, बोला एक बच्चा नो सर। अल्लाह के बंदे, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे, भैंस में चारा नहीं डालोगे, मुर्गी में खुराक नहीं डालोगे तो वो कैसे चलेंगे? ऑपरेशनल खर्चे किसने कहा? नो। ऑपरेशनल खर्चे पीछे जब आवा पीछे तो एंड में पहुंच जाएगी बात जी। ऑपरेशनल खर्चे बिल्कुल ज़रूरी है, रेलेवेंट आउटफ्लो है डिसीजन मेकिंग। तो यही कह रहे हैं इस एसेट से ये कैश इनफ्लो होना है, ये कैश आउटफ्लो होना है। ठीक है, तो बहरहाल ऑपरेशनल कॉस्ट्स जो हैं ये बिल्कुल इंक्लूड होंगी आउटफ्लोज में। हाँ, 20x6 वाले के साथ कुछ लिखा हुआ है, नोट का रेफरेंस, वो बाद में पढ़ते हैं, पहले ये टिक क्रॉस तो कर लें। ठीक है, तो पहले तीनों टिक हो गए, ओके 2 सॉरी। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट्स, नेवर अ रेलेवेंट कैश आउटफ्लो। लिंक ही नहीं है भाई, कह रहे हैं। सुने, बोरिंग कॉस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे वो। उसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, लेकिन वो भी तब जब एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। जब एक बार एसेट रेडी टू यूज हो जाए, आपको पता है हम कॉस्ट उसके ऊपर ऐड करना ही छोड़ देते हैं। अब लोन आपने 5 साल का लिया और उससे बिल्डिंग बना ली, 1 साल में फारिग हो गए,
अब 4 साल आपने लोन भी आहिस्ता आहिस्ता वापस करना और उसके इंटरेस्ट भी देना है, तो क्या एसिडी कॉस्ट में वो इंटरेस्ट ऐड करते रहेंगे? कभी भी नहीं। ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट, तो ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी यही बात होगी। ठीक है, इंटरेस्ट हम नहीं, आप यूं समझ लें, एसिड की कॉस्ट का पार्ट भी तब बनता है जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। क्वालिफाइंग एसिड का लफ्ज आएगा बोरिंग कॉस्ट के अंदर जाके, और क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड लिखता है, एन एसिड विच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट कंप्लीटेड, यानी सब्सटेंशियल टाइम को उसने क्वांटिफाई नहीं किया, हम यूं कहा करते हैं कि 2 से 3 माह लग जाए, यानी बस उस अरसे का इंटरेस्ट सिर्फ एसिड कॉस्ट में ऐड हुआ होगा जब हुआ होगा। ये भाई कोई ऐसा मामला है? ये तो एसिड 1 जनवरी 3 से खरीदा हुआ है, 3 साल चलते हुए हो गए हैं, 5 साल मजीद चलना है, तो इसके साथ इसके चलाने के लिए क्या ये इंटरेस्ट जरूरी है? नहीं, ये चल रहा है, इसने चलना है, इंटरेस्ट पे करें चाहे ना करें। स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में ये चीज़ की लिखी हुई है, नहीं करनी, इसको ऐड नहीं करना, आउटफ्लोज में नहीं लेना। ठीक है, तो क्रॉस कर दें इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट्स एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स ऑन लोन। भाई लोन की प्रिंसिपल पेमेंट वो तो कतई ही नहीं आनी। ठीक है, और इंटरेस्ट भी। ये इस देखिए ना, हम अपने इस मशीन की बात कर रहे हैं, ये मशीन आज बिके तो इतने पैसे मिलेंगे, ये मशीन की किताबों में वैल्यू इतनी है, और ये मशीन अगले 5 साल चले तो इससे बनने वाली चीज़ें इतने की बिकेंगी और इसको चलाने पे इतने इतने खर्चे होने। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रिंसिपल रीपेमेंट का क्या ताल्लुक है इसके साथ? दूसरे को भी काट दें। और टैक्स पेमेंट्स ऑन प्रॉफिट्स कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, एक भी कभी नहीं आएगा। चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल इसके पीछे लॉजिक डिफरेंट है, लेकिन ये 2-3 आइटम्स आपको लिखे हुए नज़र आएंगे बुक के ऊपर जब हम जाएंगे कि ये तो कतअन नहीं आपने वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन में लिया करने। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, ये तीनों क्रॉस आ गए इकट्ठे। अच्छा, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मशीन्स कैपेसिटी। नो, यस वाले हाथ खड़ा करें पहले। आप काफी ज्यादा यस आई थी। ओके, सुने, अब सुने, हमारे पास ये मशीन किस दिन हमारी किताबों में नजर आ रही है इस वक्त? 31 दिसंबर 5 पे। आज 31 दिसंबर 5 है। आज इस मशीन की हमारे किताबों में वैल्यू है 1100 समथिंग। इस मशीन को इसी हालत में बेचूं तो आज इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ रही है 700 समथिंग। इस मशीन को ही इसी हालत में अगले 5 साल चलाऊं तो ये कैश फ्लोज आएंगे। अब लाइक विद लाइक का कंपैरिजन है कि करंट मशीन की ही बुक वैल्यू है, इसी करंट मशीन की आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, और इसी करंट मशीन की आपके पास जो है वो वैल्यू इन यूज है। अब अगर 2 साल बाद जाके आप कोई ऐसा अपग्रेड करते हैं इस मशीन को कि इसकी आउटपुट बढ़ जाती है, तो फिर उधर तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर से कंफ्यूज ना करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिस साल में होगा उस साल एंट्री होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, पर ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है उस कैश फ्लो का, वो एडिशन है, वो तब ऐड करेंगे। हम इस दिन क्या कह रहे हैं, ये वाला एसेट आज बेचे तो इतने का बिकेगा, हमारी किताबों में आज इतने पे आ रहा है, और 5 साल चलता रहे ये वाला एसेट तो उसके कैश फ्लोज की आज की वैल्यू ये। अब अगर वहां पे आपने बढ़ा दिया तो फिर यहां बुक वैल्यू भी बढ़ाओ किसी तरह से, फिर फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल में भी उसका असर लाओ, तो क्या ये मुनासिब होगा? तो फ्यूचर में कोई अपग्रेड कर रहे हो इस एसेट के अंदर तो कभी भी इसको आउटफ्लो नहीं लेना, काटा लगा दें। नहीं, फिर हम इनफ्लो भी नहीं लेंगे मेरे चांद, इनफ्लो भी नहीं लेंगे। मैं इस पे कह रहा हूं, इस वक्त एसेट ये पड़ा है सामने, किताबों में इतने पे है, मार्केट में आज बेचे तो इतना है, इसको चलाएं तो इतने मिलेंगे, तो आज फिर कंपैरिजन इसी का ही होना है। मसला ये है ना कि वो इनफ्लोज बेशक आ जाएं, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में आज कैसे इसको इनपुट करोगे, बुक वैल्यू में कैसे आज लोगे, एसेट तो भी आ ही नहीं लेना बस। ठीक है, ओवरहॉलिंग कॉस्ट,
परेशान हो गए। है बिल्कुल आएगी। ओवरऑलिंग जो होती है ना, उसको कहते हैं कि तफसीली जायज़ा आपने अपने एसेट का जो है वो मैकेनिक को बुला के, इंजीनियर को बुला के उससे तफसीली जायज़ा आपने जो है वो उसका करवाया है, तफसीली चेकअप उसका करवाया है। ओवरऑलिंग होती है कुछ साल बाद ज़रा सही करके, ज़्यादा दिन के लिए आपकी जो गाड़ी या मशीन होती है वो वर्कशॉप पे आ जाती है। ओवरऑलिंग ज़रा तफसीली रिपेयर का काम होता है, कुछ साल बाद कर लें तो बिल्कुल नए जैसा ही कर लेते हैं हम एसेट को, लेकिन कभी भी उसको ये नहीं कह सकते कि इसने कैपेसिटी बढ़ा देनी है। ओवरऑलिंग उसको अपनी जगह पे वापस ले आए, बड़ी बात है जी। ट्यूनिंग तो रिपेयर मेंटेनेंस में आ जाता है, ओवरऑलिंग ज़रा उससे ज़्यादा का काम है। लेकिन जो मर्जी कर लो, वो ओवरऑलिंग खामोश है तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि उसने उसकी लाइफ वगैरह बढ़ा देनी है। हम ये कह सकते हैं कि वो जिस औकात के लिए बनी थी उस तक रहेगी। उसने 10 साल के लिए बनाया गया था तो वो 10 साल तक चल जाएगी, बस ये होती है ओवरऑलिंग। तो ओवरऑलिंग तफसीली जायज़ा है बस, और कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल आउटफ्लो है, टिक करें इसको। नेक्स्ट क्या है जी? डेप्रीसिएशन। हाँ जी, बिल्कुल आएगा आउटफ्लो है। कभी जिंदगी में ऐसी एंट्री सुनी हो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट? हाथ खड़ा करें। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस है, उसमें तो कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। आप कैसे इसको आउटफ्लो कह सकते हैं? कैश फ्लो ही नहीं है। डेप्रीसिएशन कैश फ्लो ही नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना जाके, इंशाल्लाह देखेंगे हम वहाँ पे। नॉन कैश आइटम है ये, नॉन कैश, ये नॉन कैश आइटम है, कैश फ्लो है ही नहीं। क्रॉस कर दें इसको भी। इनफ्लोज पे आए, बेसिक इनफ्लोज बिल्कुल आएंगे। बेसिक इनफ्लोज तो वही हैं, बस बेसिक इनफ्लोज जी जो सारे आ रहे हैं। नेक्स्ट कहता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द अपग्रेड। देखो जिस साल में अपग्रेड हुई है उसके बाद ये प्रॉफिट्स आने लग गए, नजर आ रहा है? इंक्रीज की ना कैपेसिटी, वहां पे वो अपग्रेड नहीं ली थी, तो यहाँ पे ये वाले कैश फ्लोज भी अब नहीं लेने, इनको भी क्रॉस कर। ठीक है जी। अब आपके पास नेट कैश फ्लोज बनेंगे। मैं सिर्फ डिस्कशन करके बंद कर रहा हूँ, करेंगे आप ये सवाल। अब आपके पास नहीं प्रॉब्लम होगी तो कल बात करेंगे। नेट कैश फ्लोज कैसे निकलेंगे, ज़बानी हाल ही बता रहा हूँ। बेसिक कैश फ्लोज लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, लेस ऑपरेशनल कॉस्ट, लेस ओवरऑलिंग कॉस्ट, दैट्स इट। आपके पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। ठीक है, और सही है। अच्छा, एक है N1 और N2, बहुत सादा बात है। ऑपरेशनल कॉस्ट के 200 के साथ N1 लगा हुआ है। नीचे N1 में कहता है वो 20x6 का ये आउटफ्लो है ना, वो कहता है इट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ 30 टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2005। तो भाई 5 का आउटफ्लो 6 में पड़ा है तो हम क्या करेंगे? सिंपली निकाल देंगे उसको। 5 का आउटफ्लो 6 में पड़ा है तो हम उसको माइनस कर देंगे। नहीं माइनस करेंगे? क्यों नहीं माइनस करेंगे भाई? 5 का आउटफ्लो है, 6 का आउटफ्लो है ही नहीं। ये 5 से रिलेट करता था तो 5 में ही इसको आउटफ्लो लेना चाहिए था, 6 के अंदर इस आउटफ्लो को नहीं लेंगे। ये तो इस एसेट ने अब कमाना ही नहीं या इस पे खर्च होना ही नहीं है। ये खर्च हो चुका है, पेमेंट बाद में जा रही है। बात समझे हो? ठीक है ना। ये पेट्रोल पिछले साल 2005 में डल चुका था, अब क्यों इसके अंदर आउटफ्लो लें? बनता ही नहीं, तुक्की नहीं बनती। ठीक है, तो आप N1 को ऊपर जाके इसका आंसर ही लिख लें, बल्कि आप लिख लें 200 के साथ ही यही -30 करके लिख लें 170। बस 20x6 के अंदर है ये। और ठीक है, ऐसे ही बेसिक इनफ्लोज में 20x6 के साथ 400 के साथ N2 लगा हुआ है। क्या कहता है? इट इंक्लूड्स डेटर्स ऑफ 20 टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिट से रिकॉर्डेड इन 20x। भाई वो चीज़ें तो बना चुकी ये मशीन और वो बिक भी चुकी, तो फिर वो 5 का आउटफ्लो इनफ्लो था, नहीं आया तो फिर उनका कसूर है। 6 में इसको इनफ्लो नहीं कहेंगे, ये तो हमारे डिसीजन को गलत कर देगा। ये तो इस एसेट ने अभी नहीं कमाना,
तो कमा चुका है, बात समझे हो ना। तो हम क्या करेंगे, 400 माइनस 20 करके 380 लिख लेंगे, बस ये इतना सा था मसला। आगे चलें। द यूजुअल लाइफ ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द तेरे की कैश फ्लोज कितने साल के गिवन हैं, 3 के। आपने बिल्कुल यहां पर इनफ्लो लिखना है, ठीक है जी। इनफ्लो आपके आ गए 3 साल के, आप उसमें से आउटफ्लोज में आपने मेंटेनेंस माइनस कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट्स माइनस कर दी और ओवरऑलिंग भी माइनस की। एक ही साल की थी, एक ही साल की थी ना। ये आपके पास जो भी होगा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन इस एसेट की लाइफ अभी तो 5 साल इसने कैश फ्लोज कमाने हैं ना, तो 5 साल के कैश फ्लोज को हमने प्रेजेंट वैल्यू पे लाना। तो अब क्या करें, अब उससे कुछ मजीद डाटा देना चाहिए ना, वरना तो हम फिर 3 साल पे डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। तो उसने आगे कहा द यूजफुल लाइफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 years, द ग्रोथ रेट इन द बिजनेस। अब रुक जाओ, आगे ढेर सारे रेट्स हैं, उनमें से एक तो डिसाइड करवा देता हूं। ये पता लग गया कि ग्रोथ रेट जो होगा ना, अगर वो सवाल में गिवन होगा तो ऑनवर्ड्स वो यूज कर लेंगे, ठीक है। पहले आप डिसाइड कर लें रेट कौन सा यूज करेंगे। वो कहता है द ग्रोथ रेट इन द बिजनेस इन 20x5 वाज एन अनयूजुअल 15%। आगे ना पढ़ो, हमने अगले 3 साल की प्रोजेक्शन पे एक रेट लगाना है ग्रोथ का। क्या हम अनयूजुअल रेट लगाना पसंद करेंगे? अब नॉर्मेलिटी तो कभी कभी आती है, ये हायर है या लोअर है, अनयूजुअल है। अनयूजुअल हर साल नहीं हो रहा होता, इसलिए डिसीजन मेकिंग के अंदर हम उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर करेंगे। तो इसलिए इस 15 को तो यहीं काटे ना, आगे फिर बाद में पढ़ते हैं। ग्रोथ रेट ढूंढ रहे हैं जी अगले 2 साल के कैश फ्लोज के लिए। अनयूजुअल तो गया, अब बाकी क्या बचा, वेयर एज द एवरेज ग्रोथ रेट ओवर द लास्ट 7 years इज। हाँ, ये कुछ बात दिल को लग रही है। एवरेज ग्रोथ रेट पिछले 7 साल का एवरेज, हाँ ये मुनासिब है, ये ठीक है, ये गुजारा करेगा। लेकिन आगे फिर 2 दे दिए। इंडस्ट्री का 10%, इन द बिजनेस 8%। आप कौन सा लें, इंडस्ट्री का, बिजनेस का? हाथ खड़ा करें इंडस्ट्री वाले, बिजनेस वाले। बिजनेस वाले सही हैं। सुने, मैं कहता हूं जी मेरी एक टेक्सटाइल मिल है, ठीक है जी, और उसका पिछले 7 साल का ग्रोथ रेट है 8%, और मैं अगले 3 साल की प्रोजेक्शन बनाने लगा हूं, तो मुझे 8% इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने अपने हिसाब से ग्रोथ लेनी है, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो। मेरे पास अवेलेबल है साथ में इंडस्ट्री का भी डाटा। हाँ भाई, इंडस्ट्री में तो मेरी क्या औकात, वहाँ पे तो निशात भी बैठा है, वहाँ पे तो सफायर भी बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, तो एवरेज तो शायद उनकी ग्रोथ की वजह से ज़्यादा पड़ी हो। तो अगर दोनों अवेलेबल हैं, बेटर ग्रोथ रेट कौन सा है, वो आपके अपने बिजनेस का। अगर आपके पास अपने बिजनेस की एवरेज मौजूद है, 10% भी काट दें और 8 को टिक कर लें। 3 रेट में से 1 निकला। अब अगली बात, ऐसे करेंगे मेहनत कश मजदूर, हर कैश फ्लो को 8% बढ़ा लेंगे, है ना। फिर यहां पे जो आंसर आएगा उनको भी इतने तुम फुवारे बनाने वाले लोग, भाई बेवकूफ नहीं बनना, इधर कुछ भी नहीं करना। टोटल आ गया ना, अलग अलग ग्रो करो या टोटल को ग्रो करो, एक ही बात है। तो इस टोटल को ही इंटू 1.08 करोगे, 8% ग्रो हो गया। फिर अगले टोटल को 1.08 से ग्रो करोगे, ठीक है, और सही है ना। और आखिरी चीज लिखी हुई है डिस्काउंट फैक्टर सिमिलर एसेट्स के लिए 10। ये क्या है, ये है वो प्रेजेंट वैल्यू पे लाने वाला रेट, वो कितना है, 10%। हो जाएगा सवाल, सिर्फ इंपेयरमेंट कैलकुलेट करनी है। कल इससे आगे बात शुरू करूंगा तो जाहिर